चलिए, हमारा अभी पार्ट 8 है। इससे पहले हमारा 7वां पार्ट हो चुका है मॉडल 4 का, जो है हमारा सिंगल फेज एंड 3 फेज एसी सर्किट, जिसके अंदर हमने पहले 7वें पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अभी हम इस पार्ट के अंदर 26 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे को जो प्रोवाइड किए गए हैं अभी एनसीईआरटी द्वारा 2024 के अगस्त में एग्जाम में आने वाले हैं अपडेटेड एमसीक्यू। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमको बता दिया है कि अभी कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसका फ़ायदा उठाना हमको बहुत ही जरूरी है और यही क्वेश्चन हमको सीबीटी एग्जाम में देखने भी मिले। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है, उसको क्या कहते हैं, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर अपनों को जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं आरएमएस वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू है ना, जो हमारा सप्लाई होता है ना इसी का, तो यहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इसको ही हम पीक वैल्यू भी कहते हैं, बरोबर। तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, आरएमएस वैल्यू से, जो हमारी प्रभावी मान होता है उससे। तो हमको क्या मिलेगा, पीक फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, पीक फैक्टर। इसको क्रिस्ट फैक्टर भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 27, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेजेस इन अ 3 फेज सर्किट। इससे पहले सेम इसी क्वेश्चन आया था, वो सिंगल फेज के लिए था, अब ये हमारा 3 फेज के लिए। तो जो हमारा 3 फेज जहाँ पर बिजली पैदा करते हैं अल्टरनेटर है ना, तो वहाँ पर तीनों फेज के जो वाइंडिंग वगैरह होते हैं आर्मेचर के अंदर के, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना। समझो जैसे ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र में हम यहाँ पर रखेंगे अल्टरनेटर को, तो उसके तीनों जो वाइंडिंग रहेंगे जिसके अंदर वोल्टेज पैदा होंगे, बरोबर। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस तरीके से रखा जाता है कि एक वाइंडिंग 120 डिग्री के डिस्टेंस पर हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका विस्थापन इस तरीके से किया जाता है कि उसके अंदर जो वोल्टेज पैदा होगा वो वोल्टेज कैसा होगा, जैसे आर फेज अगर यहाँ पर हाईएस्ट पे गया तो वाई फेज जो है वो इसके 120 डिग्री के बाद हाईएस्ट पे जाएंगे, बरोबर। और उसके बाद जो हमारा बी फेज है वो इसके 120 डिग्री के बाद हाईएस्ट वैल्यू पर जाएगा। तो इसका जो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 120 डिग्री पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है हमको कि इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, बरोबर। तो सबसे पहले हम इसका हल जो करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज कितना दिया है, 240 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पावर फैक्टर 0.8, बरोबर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर रेजिस्टेंस को जेड से डिवाइड कर दो तो हमको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आर को अगर हम सेपरेट कर ले, यहाँ पर जेड जो है वो डिवीजन में इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, है ना। तो अपने को फॉर्मूला क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू पी इंटू जेड। क्या मिलेगा, पी इंटू जेड, ये फॉर्मूला मिलेगा। इससे हम आर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पावर फैक्टर तो दिया है, बरोबर, कितना है 0.8, लेकिन हमको जेड पता है क्या, नहीं पता है। तो पहले हम जेड पता कर लेते हैं, बरोबर। तो जेड के लिए फॉर्मूला क्या है, वी डिवाइड बाय आई। तो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 240 वोल्ट और करंट कितना है 5 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 48 ओहम, बरोबर। ये क्या मिला हमको, जेड मिला। जेड यानी इम्पीडेंस, जो पूरा सर्किट का जो अवरोध होता है, जो अपोज करता है करंट को, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। उसको जेड से दर्शाया जाता है, वो हमको मिला जेड। तो अब हमको यहाँ पर आर मालूम करने के लिए क्या करना है, अपने को पावर फैक्टर को गुना कर देना है जेड से, है ना। तो यहाँ पर देखो 0.8 को हमने गुना कर दिए जेड से, तो कितना आया 38.4 ओहम, बरोबर। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 38.4 ओहम कैलकुलेशन के द्वारा। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इसका जो आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी। तो अभी हमको अगर 2 मार्क चाहिए तो एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है, एनसीईआरटी कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को जाना पड़ेगा, है ना। राइट आंसर हमने कैलकुलेशन के हिसाब से देखा, क्या है, सी है, बरोबर। लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा बी बताया गया है तो हमको उसके बी के साथ जाना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर
फॉर्म फैक्टर के लिए कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है वो भी एक क्या होता है, रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, है ना। आरएमएस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे जो 240 वोल्टेज जो आ रहा है वो कौन सी वैल्यू आ रही है, आरएमएस वैल्यू आ रही है अपने पास, है ना। तो इफेक्टिव यहाँ पर दो जगह पे, बरोबर, ये दो के अंदर तो नहीं है, तो ये दो तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। तो आरएमएस वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ता है, एवरेज वैल्यू से, है ना। तो हमारा फॉर्म फैक्टर पता चल जाता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब हमने देखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइन यूज हो रही है ओवरहेड लाइन में, है ना, बाहर रोडों पे अपने को दिखते हैं ना तार, जो पूरे सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेशन सब स्टेशन वगैरह से, तो उसके लिए कौन सी वायर यूज होती है। तो उसके लिए हमने देखा है कि बेयर कंडक्टर यूज होता है। कौन सा कंडक्टर यूज होता है, बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर किसको बोलते हैं कि जिसके ऊपर बिल्कुल ही इंसुलेशन नहीं होता, है ना, वो पूरा नंगा तार उसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी के साथ जाए। अगला क्वेश्चन 31, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो है हम सबको पता है कि जो 50 हर्ट्ज है हमारी, वो हमारे इंडिया के अंदर यूज होती है। 60 हर्ट्ज भी यूज होती है, लेकिन वो अपने इंडिया में नहीं है, जापान में है, फिलीपींस में है ना, उधर 60 हर्ट्ज यूज होती है। लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी उन्होंने बढ़ा दी है और वोल्टेज को कम कर दिए, है ना। लेकिन अपने इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस आरएलसी सर्किट। अब रेजोनेंस आरएलसी सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा कि इंडक्टिव अगर सर्किट है, मतलब कॉइल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है उस सर्किट में, तो करंट क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, लैग करता है ना, उसको हम लैगिंग बोलते हैं। और अगर कैपेसिटिव सर्किट अगर ज़्यादा यूज़ किया गया है तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज से आगे आ जाएगा, मतलब पहले अपने अधिकतम मान पे करंट पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं हम लीडिंग करंट। तो इसके अंदर रेजोनेंस में क्या होता है कि दोनों की जो ताकत होती है वो बिल्कुल समान होती है। जो ये इंडक्टिव करंट को पीछे फेंकता है, उसके साथ साथ कैपेसिटिव करंट को आगे खींचता है। तो जब दोनों की ताकत समान हो जाती है तो करंट बिल्कुल ही इन फेज में आ जाता है वोल्टेज के, है ना। तो उसमें जो है फिर उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। तो उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों क्या हो जाता है, समान रहता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस वाई ऑफ द आरएलसी पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पासेड थ्रू इट। अभी इसमें क्या पता करना है अपनों को, एडमिटेंस पता करना है, बरोबर। एडमिटेंस किसको बोलते हैं, जैसे हमारा इम्पीडेंस हुआ, इम्पीडेंस क्या करता है, जो टोटल अवरोध होता है, जैसा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के द्वारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के द्वारा, रेजिस्टेंस के द्वारा, जो सबों के साथ जो पूरा अवरोध करता है उसका ही रेसिप्रोकल होता है, मतलब विलोम उसका उल्टा एडमिटेंस। जो सबों को एडमिट करता है, आसानी से उसको बहने देता है, उसको एडमिटेंस बोलते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 1/Z। क्या है, 1/Z, मतलब इम्पीडेंस के बिल्कुल ही उल्टे अनुपात में, बरोबर। तो यहाँ पर अपनों को Z पता है क्या, नहीं पता है, तो पहले Z पता करेंगे। तो Z पता करने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, V को डिवाइड कर दो I से, है ना। जैसे हम रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, V डिवाइड बाय I। तो Z भी एक प्रकार का क्या है, रेजिस्टेंस ही है ना। अगर सर्किट में इंडक्टिव, कॉइल, कैपेसिटिव ये सब आ जाए तो वहाँ पर फिर Z आ जाता है, इम्पीडेंस, टोटल विरोध। और अगर इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फिर रेजिस्टेंस ही रहेगा। तो उसका ही सेम फॉर्मूला इधर भी कॉपी कर रहे हैं, बरोबर। तो वोल्टेज अपने पास दिया हुआ है, कितना है, 240 वोल्ट, बरोबर, भी हमने रख दिए। और करंट भी दिया हुआ है, कितना है, 8 एम्पियर। तो 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 ओहम। तो 30 ओहम अपने पास Z आ गया। अब हम ये फॉर्मूले में इसको रखेंगे 1/Z में, तो 1 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एडमिटेंस कितना आएगा, 0.033 मो। क्या आएगा, मो। ये जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसकी यूनिट इसको भी लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 34, विच लोड कंडीशन द फेज करंट ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम आर डिफरेंट। मतलब तीनों के अंदर जो फेज करंट है वो कैसा है, डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तीनों पे अगर लोड अलग अलग है, बरोबर, तो उस लोड को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस लोड बोलेंगे, जिसकी वजह से तीनों जो करंट है उसकी वैल्यू अलग आएंगी, उनका पावर फैक्टर अलग आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, फिर अनबैलेंस लोड के साथ जाएंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो इसके लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट
आर 5 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल 36 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी 24 ओम। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अपने को इम्पीडेंस पता करना है, बरोबर। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, इम्पीडेंस को किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं, बरोबर। तो अंडर रूट में आर स्क्वायर, बरोबर, और ब्रैकेट में एक्सएल बरोबर एक्सी स्क्वायर है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को कम कर लो। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा रहा तो उसमें से एक्सएल को माइनस करना पड़ेगा, बरोबर। तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, एक्सएल ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में से अपन क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को माइनस करेंगे, बरोबर। तो सीधा ये फॉर्मूले में वैल्यू अपनों को रखना है, तो यहाँ पर हमने वो वैल्यू यहाँ पर रख दी है, बरोबर। ये पूरा क्या रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, बरोबर। तो ये 5 का आ जाएगा तकरीबन 25, और इसका 36 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, 12 का जो स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका जब प्लस करेंगे तो ये आएगा 169, और अंडर रूट निकालने के बाद कितना आएगा 13 ओहम। तो 13 ओहम इसका पूरा टोटल इम्पीडेंस अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वैट मीटर रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड्स टोटल पावर इन 2 वैट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। चलिए ये क्वेश्चन में हमारा पहले हो चुका है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि 2 वैट मीटर द्वारा हम पावर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एक वैट मीटर क्या बता रहा है, 0 रीडिंग बता रहा है, बरोबर, और दूसरा जो है हमारा वो टोटल रीडिंग बता रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब उसका जो एंगल हो वो कितना हो, 60 हो। तो जब हम cos 60 करेंगे तो कितना आ जाता है अपने पास, पावर फैक्टर 0.5 आ जाता है, बरोबर। इससे पहले भी ये हो गया है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कब मानते हैं, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों समान हो, बरोबर। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं हम, 2πfL है ना, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसे निकालते हैं 2πfL से, बरोबर। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/2πfC, बरोबर। यहाँ पर F का मतलब फ्रीक्वेंसी, L का मतलब इंडक्टेंस, और यहाँ पर C का मतलब कैपेसिटेंस। तो दोनों जब समान रहेंगे, है ना, तब अपनों को जो मिलेगा वो क्या रहेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, बरोबर। तो उसके लिए अभी हम फार्मूला कैसा लगाएंगे कि दोनों समान है। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों समान है, 2πfL = 1/2πfC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर का जो F है उसको उधर के साइड भेज देंगे, क्या करेंगे, उधर साइड भेज देंगे, तो 2F हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2πf² हो जाएगा, L = 1/2πC हो जाएगा, बरोबर। अब बाद में इधर अपने को क्या चाहिए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या पता करना, अपने को फ्रीक्वेंसी पता करना है ना, तो बाकी का इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2F, ये डबल 2F हो जाएगा इंटू में LC 1/, बरोबर। अब अपने को स्क्वायर को उधर भेजना है, अपने को सेपरेट F चाहिए ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, तो लेकिन वो स्क्वायर के साथ है। तो फार्मूला क्या है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। किस में आएगा, रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो रूट आ गया है, बरोबर, दोनों में। लेकिन अभी ये डबल है, 2F और 2F, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2F स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2π बचेगा, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, 2π बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपने को क्या फॉर्मूला टोटल क्या आ जाएगा, F = 1/1 के ऊपर अंडर रूट रखो या स्क्वायर रखो, दोनों का आंसर एक ही आता है, इसलिए हम डायरेक्ट एक ही रखेंगे, बरोबर। और 2π √LC। तो ये फार्मूला हमारा जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट का जो है टोटल इम्पीडेंस पता करना है। टोटल जो उसका अवरोध होता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं ना, जिसको जेड से दर्शाया जाता है। तो उसका फार्मूला हमने इससे पहले भी देखे, है ना, क्या था, R² जेड = क्या था, अंडर रूट में, पहले तो अंडर रूट याद रखो, R² प्लस XL XC, है ना।
और इनका भी स्क्वायर रहेगा। अब ये दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट तीनों के ऊपर ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तीनों के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आर के ऊपर स्क्वायर भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब कौन सा बचता है हमारे पास, हाँ ये बी जो है ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन 39, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज करंट इफ द लाइन करंट इज 20 एम्पियर इन डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फेज करंट पूछा गया है, बरोबर। लाइन करंट कितना है, 20 एम्पियर है, बरोबर। तो डेल्टा के अंदर हम फेज करंट कैसे पता करते हैं, लाइन करंट कैसे पता करते हैं। जैसे ये लाइन करंट है तो इसके लिए क्या फार्मूला है, अंडर रूट 3 गुना फेज करंट, बरोबर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसने लाइन करंट दिया है और इसके द्वारा अपने क्या पता करना है, फेज करंट पता करना है डेल्टा के अंदर। हाँ ये भी याद रखना कि डेल्टा के अंदर बोला गया है, तो डेल्टा के लिए ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट को अगर इधर भेजेंगे मतलब लाइन करंट से डिवाइड बाय अंडर रूट कर लेंगे तो अपने को फेज करंट मिल जाएगा, है ना। मतलब फेज करंट कैसे मालूम करेंगे अपन, इजिकल टू लाइन करंट कितना दिया हुआ है 20 एम्पियर डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो इसको जब मल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.20, हाँ 11.547 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। A6 का फर्क, तो पॉइंट का फर्क चल जाता है ना, ये आंसर हमारा फिक्स रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। मतलब जो हमारा फेज सीक्वेंस इंडिकेटर मीटर होता है उसका पर्पस क्या है ना। 3 फेज कनेक्शन जब होता है तो तीनों फेजों का क्रम एकदम सही से होना जरूरी है। अभी तीनों फेज का करंट क्या हमारा आर वाई बी इस तरीके से, और अगर उल्टा हो गया तो जैसे यहाँ पर आर है बी और वाई हो गया, तो अगर अंदर कोई मोटर चालू है तो मोटर में अगर इस तरीके से फेज सीक्वेंस में गड़बड़ी हुई तो मोटर उल्टी घूमेगी 3 फेज की, है ना। इसलिए फेज सीक्वेंस सही होना जरूरी है ताकि वो अच्छे से काम करे। तो हमारा जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होता है उसका जो काम होता है वो ये होता है कि वो ये इंश्योर कर ले कि हम जहाँ पे भी कनेक्शन कर रहे हैं उसका जो फेज सीक्वेंस है वो सही हो, है ना। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल भी राइट रहेगा, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूमेड बाय 500 वैट लैम्प फॉर 5 आवर। अभी इसमें क्या बताया है कि अपने को एनर्जी कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पर एक लैंप है जो 500 वैट का है जो 5 घंटे तक चलेगा, तो कितने यूनिट ये बिजली की खपत करता है ना। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा जो भी हमारा वैट है उसको किससे गुना करते हैं, उसको गुना करते हैं हम टाइम से, आवर से, है ना। तो यहाँ पर ये 500 वैट का है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 घंटे चला ना, तो कितना आ जाएगा ये 2500 तक आ जाएंगे ना, 2500। लेकिन हम 1000 वैट का एक यूनिट मानते हैं, बरोबर। 1000 वैट का एक यूनिट, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2.5 यूनिट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट, है ना। मतलब यहाँ पर सिंगल फेज के वोल्टेज बताए है और पूछा गया है कि 3 फेज के वोल्टेज कितने रहेंगे, है ना। लाइन वोल्टेज मतलब डायरेक्ट 3 फेज के वोल्टेज। तो उसके लिए फार्मूला क्या है अपने पास, लाइन वोल्टेज का फार्मूला क्या है, अंडर रूट 3 गुना फेज वोल्टेज, बरोबर। तो फेज वोल्टेज कितने दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, बरोबर। तो इसको जब हल करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 415 वोल्ट। तो 3 फेज के वोल्टेज कितने रहेंगे 415 वोल्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अभी इसके अंदर हमको क्या पता करना है, पावर फैक्टर पता करना है, बरोबर। अब कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है, करंट कितना है 5 एम्पियर है, वोल्टेज 240 है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो रेजिस्टेंस पता करना है, बरोबर। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए वापस से हम पावर फैक्टर का जो फार्मूला है उसके साथ जाएंगे। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है, R/Z। तो R तो अपने को पता है, Z पता है क्या,
नहीं पता है तो पहले जेड पता करेंगे। तो जेड का फार्मूला क्या है? जेड का फार्मूला है V डिवाइड बाय आई। ये जेड पता हो जाए तो वोल्टेज तो हमको पता है 240 और करंट भी पता है अपनों को 5 एम्पियर। तो 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 48 ओम अपनों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जेड अपनों को पता चल गया। तो यहाँ पे आर भी अपनों को पता है, अब जेड भी यहाँ पर पता है, बराबर। तो अब आप पावर फैक्टर में पता कर लेंगे। तो जब हम आर से जेड को डिवाइड करेंगे मतलब 24 डिवाइड बाय 48 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.5। तो पावर फैक्टर यहाँ पर अपनों को पता चल गया। तो जो ऑप्शन सी है हमारा 0.5 ये राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वैटमीटर रीड नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3 फेज 2 वैटमीटर मेथड। जब हम 3 फेज के अंदर पावर को नापते हैं तो उसमें 2 वैटमीटर की जो मेथड है वो यूज किया गया है। तो इसके अंदर वैटमीटर अगर नेगेटिव रीडिंग बता रहा है तो उसके लिए हम क्या ऐसा करें कि जिससे वो पॉजिटिव रीडिंग बताए। तो देखो इस तरीके से वैटमीटर का इंटरनल कनेक्शन होता है। तो इसमें अगर हम ये दोनों में से कोई भी कॉइल बदल दे, अधिकतर कौन सी कॉइल बदली जाती है? प्रेशर कॉइल बदली जाती है। कौन सी कॉइल? प्रेशर कॉइल बदली जाती है। तो रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल, तो ये हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 45। हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूवेड इन एसी सर्किट। हमने देखा कि जो करंट जो है वो पिछड़ जाता है वोल्टेज से अगर ज्यादा इंडक्टिव सर्किट यूज किया गया है तो, है ना। इंडक्टिव सर्किट मतलब कॉइल वाला सर्किट। तो उसको हमको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर लगाना पड़ेगा ना। तो कैपेसिटर को हमको कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलल में कनेक्ट करना है, बरोबर। जैसे अभी ये हमने सप्लाई दिया हुआ है तो मोटर को, किसको दिया हुआ है? मोटर को दिया हुआ है। तो मोटर में इंडक्टिव लोड ज्यादा है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको अच्छा करने के लिए कैपेसिटर को जोड़ना पड़ता है। और कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं? हम पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि इसके द्वारा जो करंट लैग हुआ वो कैपेसिटर द्वारा वापस लीड में आ सके, जिसके द्वारा हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, ये राइट आंसर रहेगा। 46 व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ दिस सिंगल फेज आरसी पैरेलल सर्किट। यहाँ पर ये जो यूज किया है इन्होंने लाइन करंट, इसकी जगह पर जो होना था टोटल करंट, क्या होना था? टोटल करंट या फिर लोड करंट, है ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लोड भी यहाँ पर क्या है? 2 है। तो लोड करंट भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम उसको क्या नाम देंगे? IT मतलब टोटल करंट। या फिर अगर हम लोड करंट लेते भी है तो लोड करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो ये दोनों में डिवाइड होगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज समान रहते हैं। जैसे आप 12 वोल्ट दिए तो 12 वोल्ट दोनों को मिलेंगे, लेकिन करंट सब में अलग अलग डिवाइड होंगे जिस उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? IL इज इक्वल टू, अभी इसमें जो करंट जा रहा है जैसे हम लगाते हैं ना I1 प्लस I2, तो अभी इसमें जो जा रहा है I1 वो रेजिस्टर के अंदर जा रहा है तो उसको नाम क्या दे देंगे हम? IR। ये कैपेसिटर में जा रहा है तो उसको नाम दे देंगे IC, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर रहेगा। जो हमारा करंट रहेगा वो रेजिस्टेंस और प्लस कैपेसिटर का 200 को मिलाकर जो हमारा टोटल करंट है वो मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 47। विच कंडीशन द न्यूट्रल करंट इज 0 इन 3 फेज सिस्टम। चलिए यहाँ पर 3 फेज के अंदर स्टार कनेक्शन की बात हो रही है कि न्यूट्रल में जो है वो 0 करंट कब होगा, है ना। ये हमने इससे जो पहले के कुछ क्वेश्चन बताए थे उसके अंदर भी, पिछले पार्टों के अंदर ये बता चुके हैं। देखिए उसको हम इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टार पॉइंट बनता है 3 फेज में, है ना, वो न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है, बरोबर। तो जब हम इसको किसी लोड से कनेक्ट करेंगे, ये हमारा R फेज, ये Y फेज और ये B फेज, तो इधर से आने वाला करंट रिवर्स किधर से जाता है? न्यूट्रल में से जाता है, बरोबर। लेकिन जब अगर तीनों जो लोड है अगर वो बराबर हो, जैसे हमने मोटर को कनेक्शन दिया तो मोटर के अंदर लोड कैसा रहेगा? बरोबर रहेगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? जैसे अभी R फेज के अंदर अगर 10 एम्पियर है तो Y फेज के अंदर क्या होगा? -5 एम्पियर और ब्लू के अंदर -5 एम्पियर। मतलब ये जो R करंट जो आ रहा है 10 एम्पियर, ये 5 एम्पियर किस में से जाएगा? ब्लू में से 5 चला जाएगा और Y में से 5 चला जाएगा। माइनस की तरफ जाएगा ना, वो 0 से ज़्यादा माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर से आने वाला 10 करंट ये दोनों में से चला जाएगा, रिवर्स न्यूट्रल में से 0 जाएगा अगर बैलेंसेड लोड है तो। और अगर हम वही 3 फेज को अगर 3 अलग अलग घरों में देते हैं तो तीनों अलग अलग घर का लोड भी अलग अलग होगा, किस में ज़्यादा किस में कम, किस में कैपेसिटी लोड ज़्यादा होगा, किस में इंडक्टिव लोड ज़्यादा होगा, किस में रेजिस्टिव लोड
ज़्यादा होगा या किस में कम होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे अभी ये 10 है तो वाई रहेगा हमारा बी रहेगा हमारा 5 एम्पियर और वाई रहेगा 2.5। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 7.5 एम्पियर। बचा कितना 10 में से 2.5। तो 2.5 कहाँ से जाएगा फिर, ये 2.5 जाएगा रिटर्न न्यूट्रल में से, है ना। जीरो करंट गया क्या, नहीं गया। जीरो करंट किस में गया, जहाँ पर बैलेंस लोड था वहाँ पर न्यूट्रल में से करंट जीरो प्रोवाइड हुआ। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा बैलेंस स्टार सिस्टम, ऑप्शन ए ये राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 48, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनोसाइडल एसी। अभी एसी के अंदर फॉर्म फैक्टर क्या है वो पूछा है, फार्मूला नहीं पूछा, क्या है वो पूछा है। तो हमको तो पता है फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या है, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, है ना। और आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जैसे जो भी अधिकतम मान है, बरोबर, जैसे ये वोल्टेज है ना, तो इसका जो भी अधिकतम मान है उसको हमको गुना करना होता है 0.707 से। किससे गुना करना पड़ता है, हाँ, जैसे ये वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज है, उसको हम गुना करेंगे 0.707 से, बरोबर। और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, एवरेज वैल्यू जैसे इसका सैंपल लेने के बाद जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम गुना करते हैं 0.637 से। तो ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, बचा क्या सिर्फ ये दोनों वैल्यू बचेंगी। और ये दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.1, है ना। तो यहाँ पर 1.11 ये हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीजेड इन एसी सीरीज सर्किट। अब सीरीज सर्किट के अंदर अगर हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बरोबर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास है, क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट LC। तो ये LC की जो मात्रा है, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी के उल्टे अनुपात में, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनकी वैल्यू बढ़ा दिए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर इनकी वैल्यू कम कर दिए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगे, बरोबर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो यहाँ पर अपनों को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए इनकी वैल्यू घटाना पड़ेगी। तो ये तो पहला जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस, ये सही हो सकता है। यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी उल्टा क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि उल्टे अनुपात में है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी भी बढ़ाओ घटाओ उससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कोई संबंध नहीं आता, कश्मकश सिर्फ दोनों में, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज अगर हम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ये इसके उल्टे अनुपात में, तो डिक्रीज करने वाला या रिड्यूस करने वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट इन फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। बहुत आसान सवाल है, इसके पहले भी हमने ये देख चुके हैं। तो डेल्टा के अंदर जो लाइन करंट जो होता है वो होता है हमारा, फेज करंट को गुना करेंगे अंडर रूट 3 से तो हमको लाइन करंट मिल जाएगा, है ना। इसके पहले भी हम ये देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा, अंडर रूट 3 इंटू फेज करंट IT, है ना। यहाँ पर कहीं पर तो अंडर रूट 3 है ही नहीं, तो ये तीनों ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएंगे, बरोबर। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। नहीं समझा होगा तो इस वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट करके देखो, फॉर्मूले को याद करो और अच्छे से वैल्यू को हल करने की कोशिश करो, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और फाइनल में अच्छे मार्क आ जाए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें।